हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। इस वीडियो सीरीज में मैं भारतीय न्याय संहिता 2023 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी सेक्शंस मुझे लगेगा कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में मेरे से थोड़ी सी एक गलती हो गई, जिसको मैंने लॉन्ग जो टाइटल था उसको रॉन्गली एक्सप्लेन कर दिया था। तो मेरे एक व्यूवर ने मेरे को कमेंट करके उसका सही आंसर बताया, तो मैंने उस आंसर को अपने कमेंट में डाल दिया है उस वीडियो के, और उसको पिन कर दिया है। तो आप उसको कमेंट को पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टाइटल होता क्या है। एक्चुअली एक छोटी सी माइनर मिस्टेक थी वो। इस वीडियो में मैं आपको जो सेक्शन 2 है भारतीय न्याय संहिता का, जिसके अंदर डेफिनेशंस दे रखी हैं अलग अलग, उसमें से जितनी भी डेफिनेशंस मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊंगा वो कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ डेफिनेशन रहती हैं तो वो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। देखो, मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूं, तो पहले चैप्टर के अंदर टोटल 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन बताता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। वो ऑलरेडी मैंने पूरा कवर कर दिया, जिसके अंदर टोटल 6 सेक्शन है। दूसरा है डेफिनेशन वाला सेक्शन, और तीसरा सेक्शन है जर्नल एक्सप्लेनेशन का। और मैं क्या करता हूं कि हर एक वीडियो के एंड में 4 से 5 क्वेश्चन डालता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसे ही 5 क्वेश्चन डाले थे, तो बहुत लोगों ने उसको कोई भी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं है, ना ही किसी ने आंसर कमेंट में लिखे हैं। तो जो भी आप वीडियो देखो तो प्लीज आंसर्स को कमेंट में जरूर लिखा करो। जिसका आंसर सही होगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में हम डेफिनेशंस को देखते हैं। तो सेक्शन 2 के अंदर टोटल 39 सबसेक्शंस हैं। तो सबसेक्शन 1 बोलता है एक्ट के बारे में। एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्ट के अंदर एक्ट तो आएगा ही। जैसे सपोज करो कि आपने या किसी एक एक्स पर्सन ने क्या किया, एक चाकू से किसी को स्टैब कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक एक्ट हो गया। और अगर उसने मल्टीपल टाइम उसको स्टैब किया है तो वो सीरीज ऑफ एक्ट को भी हम एक सिंगल एक्ट की तरह कंसीडर करेंगे। इसको, इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिखने का पर्पस क्या रहा होगा कि एक एक्ट को, उस पर्टिकुलर एक इंसिडेंट को हम एक ही एक्ट समझे और अलग अलग उसके लिए पनिशमेंट ना हो। अगर सपोज करो आपने एक बार किसी को स्टैब किया है तो भी आप लायबल रहोगे और पनिशमेंट आपको मिलेगी। अगर आपको आपने 2 बार किसी को स्टैब किया है तो अलग अलग उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको उसको एक सिंगल एक्ट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। तो सेकंड है एनिमल। एनिमल के अंदर हर एक वो लिविंग क्रिएचर आएगा जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है। चाइल्ड का, चाइल्ड कौन है, जो भी 18 ईयर से बिलो एज का है वो क्या होगा, चाइल्ड होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंटरफिट। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा। काउंटरफिट का मतलब क्या है? ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। मतलब एक आदमी ने क्या, एक पर्सन ने क्या किया है, कोई भी एक ऐसी चीज बनाई है जो दूसरी किसी चीज से रिजेंबल करती है, मतलब सिमिलर सी कोई चीजें बनाई है। और उसका बनाने का पर्पज क्या रहा है? इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। मतलब उसकी इंटेंशन क्या है कि सामने वाले पर्सन को वो डिसेप्ट कर सके, मतलब कंफ्यूज कर सके, उसका फायदा उठा सके। उसकी इंटेंशन ये रही है एक हूबहू एक दूसरी चीज बनाने की। सपोज करो कि एक करेंसी, आप कोई भी कंट्री की एक करेंसी बना रहे हो और आप ये सोच के बना रहे हो कि सामने वाले को डिसेप्ट किया जाए। मनोरंजन बैंक वाले जो नोट आते हैं वो हूबहू मतलब थोड़े बहुत सिमिलर जरूर होते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन वो नहीं होता, वो सिर्फ एक तरीके के टॉय की तरह बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप कोई करेंसी बना रहे हो और आपकी इंटेंशन ये है कि मैं उससे रोंगफुल गेन कर लूं या सामने वाले को डिसीव करूं, तो वो काउंटरफिट की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगा। सपोज करो आपकी इंटेंशन नहीं है, तो अगर नॉलेज भी है आपको कि हाँ मैं ये चीज बना रहा हूं और इस तरीके की है कि दूसरी चीज से रिजेंबल कर रही है, और आपको नॉलेज है कि सामने वाले को धोखा लग सकता है कि असली कौन सी और नकली कौन सी है, तो भी काउंटरफिट के अंदर वो कवर हो जाएगा। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। आपको नॉलेज है तब भी हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को समझते हैं। इट इज नॉट इसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। एक्सप्लेनेशन 1 इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि जरूरी नहीं है कि एक एक माइन्यूट जो डिटेल है वो सारी की सारी हूबहू एग्जैक्टली कॉपी होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। काउंटरफिट के अंदर अगर थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज हैं तो भी काउंटरफिट के अंदर ही आएगा वो। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby,
It shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing one thing to resemble the other thing intended by mean of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। मतलब यहाँ पे हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि एक सामने वाले दूसरे पर्सन को अगर आपने डिसीव कर दिया, हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि हाँ आपकी इंटेंशन ही थी सामने वाले को डिसीव करने की, या तो आपको नॉलेज था सामने वाले को डिसीव करने का, ये हम प्रिज्यूम कर लेंगे। अनटिल यू प्रूव, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जिस भी पर्सन ने काउंटरफिट किया है उसके ऊपर ये प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा इंटेंड नहीं किया था कि सामने वाले को मैं धोखा दे दूं, मैंने इस पर्पज के लिए रिजेम्बलेंस वाली, मतलब एक चीज से जो मैंने कॉपी बनाई है वो मेरा पर्पज ऐसा नहीं था। आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इस चीज का प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर्ट। कोर्ट की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी अगर कोई जज है और वो एम्पावर्ड है जुडिशियली एक्ट करने के लिए, इसमें लिखा है जुडिशियली अलोन, मतलब वो बस तब एक्ट कर रहा है जब, मतलब वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है तभी हम उसको बोलेंगे कि वो कोर्ट है, अदरवाइज नहीं होगा वो कोर्ट। डेथ का मतलब है कि डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, अगर कहीं भी वर्ड डेथ लिखा हुआ है इसमें तो उसका मतलब है कि डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, अनटिल कि कुछ और स्पेसिफिक करके लिखा हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसऑनेस्टली की, जो कि सबसेक्शन 7 में है, और फ्रॉडुलेंटली जो कि सबसेक्शन 9 के अंदर है। दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से ही एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि दोनों सिमिलर सी टर्म्स हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, और यहीं से प्री में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए साथ में पढ़ते हैं दोनों को। डिसऑनेस्टली means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to other person। देखो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है, आप कोई भी चीज कर रहे हो इस पर्पज से कि आपको या तो रॉन्गफुल गेन हो जाए या तो सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हो जाए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको अगर गेन हो रहा है तो सामने वाले को मतलब लॉस हो ही, या फिर सामने वाले को लॉस हो रहा है तो आपको गेन हो ही, तो इसमें दोनों ही चीजों को कवर कर लिया इन्होंने। अब फ्रॉडुलेंटली को भी समझते हैं। फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने कि फ्रॉडुलेंटली तभी होगा जब आपने सामने वाले को डिसीव किया है, मतलब धोखा, डिफ्रॉड किया है और धोखा दिया है। अगर इसको हम ऐसे वेन डायग्राम से समझे तो जो डिसऑनेस्टली है वो एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल क्या है, फ्रॉडुलेंटली है। फ्रॉडुलेंटली का इसेंशियल इंग्रेडिएंट ये है कि सामने वाले को आपने धोखा देना ही है। इसका एग्जांपल एक लेके चलते हैं हम, कि आप किसी मॉल के अंदर गए और वहां से आपने चुपके से एक परफ्यूम की बोतल ली और अपने बैग में डाली और आ गए आपने क्या किया, रॉन्गफुल गेन कर लिया, सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हो गया। अब फ्रॉडुलेंटली को समझते हैं, सामने वाले को धोखा कैसे देते हैं। आपने किसी का आधार कार्ड लिया, अब तो खैर बायोमेट्रिक से होता है, पहले क्या करते थे, आधार कार्ड लिया और ऐसे ही किसी के नाम से नंबर ले लिया आपने, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या किया है, सामने वाले के ऊपर डिफ्रॉड किया है, उसको धोखा दिया है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा माइनर एक थिन लाइन है जिसको आपको समझने की जरूरत है। फ्रॉडुलेंटली तभी होगा, ये फ्रॉडुलेंटली बहुत ही स्पेसिफिक हो गया है और डिसऑनेस्टली एक बड़ा सर्कल है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figure or marks or by more than one of those means। अब देखो डॉक्यूमेंट क्या है, आपने कोई भी मैटर को या तो एक्सप्रेस किया है या तो क्या किया, डिस्क्राइब किया है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। सपोज करो आपके पास एक बड़ा सा स्लेट टाइप मतलब पत्थर है और उसके ऊपर आपने कोई निशान लगा दिया, एरो लगा दिया कि ये रास्ता उस साइड जा रहा है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपने क्या किया है, किसी फिगर के द्वारा किसी अपने आइडिया को अपने एक्सप्रेस किया है किस सब्सटेंस के ऊपर, भले ही वो पत्थर हो, तो वो भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। या फिर आपने कुछ लिख दिया, पत्थर के ऊपर लिख दिया, पेपर के ऊपर लिख दिया, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कुछ भी लिख दिया, कुछ भी डायग्राम बना दिया, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगी। और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे। तो ये जो मेन चीजें है ना कि क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि डॉक्यूमेंट है क्या, और उसमें नीचे 4 ऑप्शन हो जाएंगे जिसमें से एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पे चलते हैं। इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन ए कोर्ट और नॉट।
ये जरूरी नहीं है कि आपकी इंटेंशन थी उसको कोर्ट में यूज करने की, भले ही वो यूज ना हुआ हो कोर्ट के अंदर, तो भी वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है। और इसमें स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन में लिख ही दिया है कि इट इज इमटेरियल, कि वो किस सब्सटेंस के ऊपर लिखा गया है या फिर फिगर बनाया गया है या तो उनका कॉम्बिनेशन कुछ करके आपने बनाया है। अब इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। ए, राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पेपर के ऊपर आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, वो क्या हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई। चेक है, वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, डॉक्यूमेंट है। यहीं से इलस्ट्रेशन से ही ऑप्शंस में एक चीज डाल देंगे और वो डॉक्यूमेंट होगा और बाकी चीजें नहीं होंगी डॉक्यूमेंट, या तो फिर एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा और बाकी सब डॉक्यूमेंट होंगे। ए मैप और प्लान, एक मैप है, भले ही वो रफ मैप हो, कोई भी एक डायग्राम सा बना दिया आपने कि ये सड़क यहाँ पे जा रही है, ये सड़क यहाँ पे जा रही है, और वो क्या हो जाएगा, एक मैप हो जाएगा, तो एक प्लान हो जाएगा, वो भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट, कोई भी राइटिंग, जैसे रोड के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि ये रास्ता उधर जा रहा है, इतने किलोमीटर दूर रह गया, ये चीज, ये डेस्टिनेशन मतलब इतनी किलोमीटर दूर रहती है, वो सब किसके अंदर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलता है, वट एवर is expressed by means of letter, figure or mark as explained by mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letter, figures or mark within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। कहने का मतलब ये, कुछ चीजें क्या होती है ना कि कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड्स में या फिर कुछ कॉमर्स की लैंग्वेज में वो चीजें अंडरस्टूड होती हैं, तो वो जो चीजें अंडरस्टूड हैं, भले ही वो आपने पूरी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन ना की हो, तो भी वो क्या होगी, एक डॉक्यूमेंट के तरह ही होगी। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहती है। अब इसकी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में क्या है कि आपने सिग्नेचर कर दिए, जैसे चेक के ऊपर सिग्नेचर कर दिए या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए, भले ही आपने ये ना लिखा हो कि टू पे द होल्डर, टू पे द होल्डर लिखते हैं कि भाई सामने वाले को मिलनी चाहिए इतनी अमाउंट, भले ही वो आपने नहीं लिखा और आपने क्या किया है, सिर्फ सिग्नेचर किया है, तो ये अंडरस्टूड है कि आप ये कहना चाहते हो कि सामने वाले को इतने पैसे आप दे दो, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 10 के अंदर एक नई चीज जो आईपीसी में नहीं थी, सेक्शन 10 के अंदर इंक्लूड किया गया है, वो है कि जेंडर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं ही के लिए, जहां भी संहिता के अंदर ही प्रोनाउन यूज होगा, उसका मतलब हमें कैसे ड्राइव करना है, ही एंड इट्स डेरिवेटिव, यहाँ पे लिखा है ही एंड इट्स डेरिवेटिव। इट्स डेरिवेटिव कौन से होंगे, हिज, हिम, ये सारे क्या हैं, उसके डेरिवेटिव हैं। आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, मतलब जहां भी ही लिखा होगा हमें ये नहीं सोचना कि ये तो ही तो मेल के लिए यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में और हम इसको बस मेल ही समझेंगे, अगर किसी फीमेल ने क्राइम कमिट किया है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, तो उसकी डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होगा। ही के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, मेल भी, फीमेल भी, और जो नई इसमें ऐड किया गया है वो है ट्रांसजेंडर। पहले ट्रांसजेंडर जेंडर के अंदर नहीं इंक्लूड होता था। और ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है वो हम कहां से लेंगे, जो एक्सप्लेनेशन में दे रखी है कि ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन द क्लोज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। जो ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है ट्रांसजेंडर की, उसी को हम समझेंगे कि वो डेफिनेशन यहाँ पे भी लागू होगी। अब गुड फेथ से क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं गुड फेथ के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है गुड फेथ। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ। हम ये नहीं कहेंगे कि सामने वाले ने ये गुड फेथ में किया है, अगर तो उसने क्या नहीं किया है, विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। वो आपको ना ऐसे सिमिलर वर्ड से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि ड्यू केयर एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड यूज ही नहीं किया इसमें। कौन कौन से एग्जैक्ट जो वर्ड हैं वो आपको हाईलाइट करने चाहिए, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं वर्ड से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ड्यू केयर एंड क्वेश्चन सिमिलर से लुकिंग होंगे और आपने अगर इस सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा तो वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने ड्यू केयर और अटेंशन से कोई काम नहीं किया है तो वो गुड फेथ में आपने काम नहीं किया है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट। हार्बर, हार्बर का मतलब होता है, इसके अकॉर्डिंग हार्बर का वैसे मतलब होता है किसी को पनाह देना, ठीक है। और अगर आप किसी ऑफेंडर को पनाह दे रहे हो अपने घर में, जनरली हम इसी को अगर लेमैन लैंग्वेज में समझे तो आप किसी को पनाह दे रहे हो तो वो क्या होगा, वो भी एक ऑफेंस होता है। तो हार्बर वर्ड को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी इसमें हार्बर वर्ड होगा, डेफिनेट मतलब
संहिता के अंदर। उसका मतलब क्या होगा, हार्बर इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें आती हैं, सप्लाइंग ए पर्सन, आप किसी इंसान को क्या चीजें दे रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, फूड दे रहे हो, ड्रिंक दे रहे हो, मनी दे रहे हो, क्लोथ दे रहे हो, आर्म्स एंड एम्यूनेशन दे रहे हो, असला बारूद दे रहे हो, और मीन्स ऑफ कन्वीनांस, मीन्स ऑफ कन्वीनांस का मतलब है आप उसको जाने का, कहीं जाने का कोई संसाधन दे रहे हो, बाइक दे दी, घोड़ा दे दिया, कोई आपने कहीं की टिकट बुक करवा दी ट्रेन की, तो वो चीजें। और असिस्टिंग ए पर्सन बाय एनी मीन, और या किसी भी तरीके से उस पर्सन को असिस्ट कर रहे हो। क्यों आप ये सारे काम क्यों कर रहे हो, उसको शेल्टर दे रहे हो, फूड ड्रिंक ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ताकि वो पुलिस से, मतलब जो अथॉरिटीज हैं उनसे भाग सके। तो इसमें जो लास्ट में वर्ड यूज किया गया है, टू इवेड एप्रीहेंशन। टू इवेड एप्रीहेंशन का मतलब है, एप्रीहेंशन का मतलब होता है कहीं अरेस्ट हो गए, आप डिटेंशन में हो, तो वो है एप्रीहेंशन। उस एप्रीहेंशन से बचने के लिए, इवेड मतलब बचने के लिए आपने वो सारे काम किए हैं, उसको पैसे दिए हैं, खाना दिया है कि जाओ अब भाग जाओ तुम। तो ये हार्बर वर्ड का, यहाँ पे हार्बर में ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इससे सिमिलर तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि हार्बर इंक्लूड्स, और फॉलोइंग ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन में से कोई एक चीज मिसिंग होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंजरी, जो कि सबसेक्शन 14 के अंदर है। इंजरी कितने तरीके की हो सकती है इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग, 4 तरीके की इंजरी याद रख लेना। आप किसी को इंजर कर रहे हो, लेकिन आप क्यों इंजर कर रहे हो, इलीगल तरीके से इंजर कर रहे हो। लीगली आप किसी को, अगर मान लो कोई पुलिस वाला आपको पकड़ के लेके जा रहा है, आपने कोई ऑफेंस किया और आपको चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो वो इंजरी के अंदर नहीं आएगा। आपको इंजरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक्ट करना पड़ेगा जो कि इलीगल हो। ठीक है। इंजरी कितने, 4 तरीके की है इंजरी। बॉडीली इंजरी, आपको बॉडी पे कोई क्रोच आ गई, आपका हाथ पैर टूट गया, वो इंजरी। या तो फिर माइंड की इंजरी। माइंड की इंजरी कैसे होगी, मेंटल अगोनी, आपको इतना स्ट्रेस में किसी ने डाल दिया है कि आपको इंजरी हो, मतलब आप मेंटली स्टेबल नहीं रहे, या आप बहुत परेशान हो गए, या तो आप बहुत गुस्से में हो गए, या तो आप बहुत दुखी हो गए। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, माइंड की इंजरी के अंदर आ जाएगी। या तो रेपुटेशन, आपको किसी ने बदनाम कर दिया, वो भी क्या है, इंजरी है। या तो आपकी प्रॉपर्टी को डिस्टोर कर दिया, आपकी गाड़ी तोड़ दी, आपको फोन तोड़ दिया, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी की इंजरी है। तो इंजरी 4 तरीके की, ये सब याद रख लेना। अब नेक्स्ट है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। अब इलीगल को समझते, दोनों वर्ड को अलग अलग करके समझते हैं। इलीगल क्या है, वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस। इलीगल हम उसको मानेंगे जो कि एक ऑफेंस है, वो तो इलीगल हो ही गया सीधा सीधा। और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या तो जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो भी क्या हो गया, वो इलीगल हो गया। और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन। ऑफेंस अलग चीज है, कोई काम जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो एक अलग चीज है। और ऐसा कोई ग्राउंड जिससे आपको सिविल एक्शंस लिया जा सकता है आपके खिलाफ में, आप कोई सिविल सूट फाइल कर सकता है सामने वाला, वो भी क्या है, इलीगल है इसके अकॉर्डिंग। अब है एक लीगली बाउंड क्या होता है। ए पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू। एक पर्सन को हम बोलेंगे कि ये लीगली बाउंड टू डू था, मतलब एक जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाला ये लीगली बाउंड है कि उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। सपोज करो आपको पुलिस वाले के सामने कोई पीट रहा है, तो वो क्या है, उसकी ड्यूटी बनती है, और उसने उस ड्यूटी का क्या किया है, ओमिशन किया, आपको ना बचा करके। तो जब भी कोई इंसान कोई काम करने के लिए ड्यूटी बाउंड हो और वो उसको ओमिट कर दे, तो वो क्या होगा, लीगली बाउंड टू डू था वो। नेक्स्ट डेफिनेशन है जज, जो कि सबसेक्शन 16 के अंदर है। जज कौन है, जज मीन्स ए पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज, जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है जज के लिए। और एंड इंक्लूड्स ए पर्सन, कौन कौन से पर्सन उसके अंदर आएंगे, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, जो एक एम्पावर्ड है बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, भले ही वो सिविल प्रोसीडिंग हो, लीगल प्रोसीडिंग होना चाहिए, या तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, उसमें क्या कर सकते हैं, वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हैं, तो वो क्या होंगे, जज होंगे। अब डेफिनेटिव जजमेंट को समझते हैं। देखो सिविल प्रोसीडिंग जो होती है उसमें जो एक इशू फ्रेम होते हैं, इशू क्या होता है कि सपोज करो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, आपका क्लेम है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, सामने वाला पार्टी बोल रही कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो इसमें इशू क्या बन गया कि किसकी प्रॉपर्टी है ये एक इशू क्रिएट हो गया, इसमें इशू फ्रेम हो गया। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है, चार्ज फ्रेमिंग होती है। चार्ज फ्रेमिंग मतलब कि सामने वाले ने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो इस सेक्शन के अंदर फॉल होता है, और ये सेक्शन अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इसके ऊपर चार्जेज हैं। तो अगर तो सिविल प्रोसीडिंग में क्या होगा,
या तो प्रॉपर्टी आपकी होगी या तो सामने वाले की होगी। जब ये क्वेश्चन रिजोल्व हो जाएंगे, या तो चार्ज में आप क्या होगे, कन्विक्ट हो गया तो एक्विटल होगा। जब ये दोनों ही सिचुएशन में पूरा इश्यू जो रिजोल्व हो जाएगा, तो जब वो इश्यू रिजोल्व हो जाएगा तो जो जजमेंट आएगी वही क्या होगी, डेफिनेटिव जजमेंट होगी। मतलब जो इश्यू था या जो चार्ज थे वो फाइनली रिजोल्व हो गए हैं, तो वो क्या है, डेफिनेटिव जजमेंट हो गई। और ए जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, या तो डेफिनेटिव जजमेंट दे दी, या तो कोई ऐसी जजमेंट जो डेफिनेटिव है अगर तो उसके ऊपर कोई भी अपील नहीं होती है, तो वो क्या होगी, डेफिनेटिव जजमेंट होगी। एग्जाम्पल कैसे है, जैसे सेशन जज हैं या तो डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं, उन्होंने क्या किया, एक जजमेंट पास की। अगर सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आई है वो अगर आगे हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली वही क्या डिसीजन होगा, डेफिनेटिव जजमेंट होगी। तो इस केस में अगर तो अपील नहीं फाइल होती है तो वो जज की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, वुड बी डेफिनेटिव और ए जजमेंट विच इफ confirmed by some other authority would be definitive। देखो 3 सिनेरियो क्रिएट होते हैं पूरे इस सेक्शन को, मैं एक बार समराइज कर देता हूं इस सेक्शन को, कंफ्यूज ना हो। 3 सिनेरियो कौन से, पहला सिनेरियो है कि जजमेंट डेफिनेटिव है, उसके ऊपर अपील नहीं हो सकती, ना ही उसको कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डेफिनेटिव जजमेंट होगी तो भी वो जज होंगे। दूसरी क्या है, डेफिनेटिव होगी जजमेंट, अगर तो किसी ने अपील नहीं की तो वही जजमेंट फाइनल होगी, तो भी वो क्या होंगे, जज होंगे। और तीसरी सिचुएशन क्या है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में क्या होता है कि आपने अगर डेथ पनिशमेंट दी तो वो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट होती है। जब हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा तभी वो फाइनल जजमेंट मानी जाएगी, अदरवाइज वो क्या होगी, डेफिनेटिव जजमेंट नहीं होगी। सपोज करो कि हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया तो वो क्या होंगे, जज होंगे सेशन वाले उस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, तो ये जज की डेफिनेशन है। आई होप आपको यहां तक इतना जरूर समझ में आया होगा। सबसेक्शन 16 के अंदर है। अब सेकंड है इसके अंदर, हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ द और पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच ए जजमेंट, और वो जजमेंट देने के लिए योग्य थे वो। ठीक है, इलस्ट्रेशन है, ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज ए जज। देखो इस इलस्ट्रेशन का पर्पज यही है कि मैजिस्ट्रेट कब जज होगा, जब वो एम्पावर्ड है कि वो या तो सेंटेंस दे सकते हैं, या तो फाइन लगा सकते हैं, या इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तभी वो जज होंगे। अगर सपोज करो कि कोई 10 साल की किसी में पनिशमेंट है किसी ऑफेंस के अंदर, तो मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है वो उसको ट्राई नहीं कर सकता, ट्रायल नहीं चलेगा मैजिस्ट्रेट में, तो वो क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे और कमिट कर देंगे जो भी एम्पावर्ड है उस केस को हैंडल करने के लिए, उसके सीनियर। तो उस सिचुएशन में जब उन्होंने कमिट किया है तो मैजिस्ट्रेट क्या होंगे, जज नहीं होंगे। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि जज कौन होगा, जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये जज वाला पूरा सबसेक्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कुछ सबसेक्शंस है जो मतलब आपको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो मैं नहीं करूंगा ताकि आपका टाइम बचे। एक नेक्स्ट सेक्शन है, सबसेक्शन है 21, जिसके अंदर है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड क्या करता है, वो सारी चीजें इंक्लूड करता है जो कि लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, ये चीजें नहीं है तो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो इस डेफिनेशन के अंदर। ये है एक नेगेटिव डेफिनेशन, मतलब कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सारी चीजें उसके अंदर हैं, तो ऐसी तरीके की डेफिनेशन को हम नेगेटिव डेफिनेशन बोलते हैं। लैंड नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, और कोई भी चीज जो कि लैंड से मतलब अटैच्ड है, थिंग्स अटैच टू अर्थ, वो भी क्या नहीं होंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी। जैसे कि प्लांट है वो अटैच होते हैं अर्थ से, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। या फिर कोई मशीन है जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपने एम्बेड कर दिया है जमीन के अंदर, अटैच कर दिया, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। या फिर कोई ऐसी चीज जो कि ऑलरेडी अर्थ से अटैच है और उसके ऊपर वो चीज लगी हुई है, जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर सीलिंग वो वॉल फैन लगा हुआ है, वो क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सबसेक्शन है 26, पर्सन को डिफाइन कर रखा है। पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस। पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, जो इंडिविजुअल है वो तो आएगा ही, कंपनी भी आएंगी, एसोसिएशन
ठीक है, भले ही वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना इनकॉर्पोरेटेड हो। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है जैसे कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो क्या होगी, इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज कर दिया है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन भी आएगा, भले ही वो इनकॉर्पोरेटेड हो या तो ना हो। आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने उसको समझाने की जितनी मैं कोशिश कर सकता था की। अगर मेरे से कोई इसमें छोटी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बता सकते हो, मैं उसको देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार लूंगा। आगे पब्लिक सर्वेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और वो बहुत बड़ी है, इस वीडियो के अंदर वो अगर मैं करने चलूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा डेडिकेटेडली पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ही बनाऊंगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से प्री में बनते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं या तो फिर उस क्वेश्चन को मैं वीडियो के एंड में क्लिप डाल दूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को। जो आंसर्स हैं उनको जरूर मेंशन करना कमेंट में ताकि मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।